This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy. Batch is the Purusharth, chapter number 16, electric potential and capacitance. And you know, this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are short formula lists. पहले ये डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर में जो यूज फॉर्मूला होगा वो हम लोग डिस्कस पहले करेंगे. लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या है, और बाद में मेरे द्वारा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर है? You know, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? W अपॉन Q. यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. एंड यू नो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, मींस VAB इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q. Electric potential due to a point charge V equal to Q upon 4 pi epsilon naught R, and you know V is inversely proportional to the R. अगर आपके पास ये एक डाइपोल है, माइनस Q प्लस Q चार्ज, सेपरेशन इज 2A. अगर किसी एक पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल 1 upon 4 pi epsilon naught वेक्टर ऑफ P डॉट वेक्टर ऑफ R अपॉन R क्यूब. इसी को ऐसे लिख सकते हैं, P cos theta upon 4 pi epsilon naught R square. Yes or no? Yes, sir. At points on the axial line of the dipole, अगर इसी डाइपोल के एक पॉइंट पर, उसी लाइन पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है V एक्सियल, तो इसमें इसी वाले फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री पुट कर दीजिए या 180 डिग्री पुट कर दीजिए. तो V एक्सियल इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर. अगर इक्वेटोरियल पे तुम कहोगे सर अगर मुझे इस पे इक्वेटोरियल पे निकालना है तब क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो V इक्वेटोरियल इक्वल टू 0. देखिए E एक्सियल जो होता है वो 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू R कैप, या उसी को ऐसे लिख सकते हैं 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. E इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या होता था? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. यस और नो? Yes, sir. लेकिन पोटेंशियल का जो है, पोटेंशियल क्या होता है? V एक्सियल इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0. Electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient. You know, E is equal to minus dB by dr. So you know V equal to minus integration of vector of E dot vector of dr from infinity to R. Potential energy of a charge equal to charge into electric potential at the given point. Yes or no? Yes, sir. And potential energy is measured in joule or electron volt, and you know 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Potential energy of a system of 2 point charges U is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12. Potential energy of a system of 3 point charges U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus Q2 Q3 upon R23 plus Q3 Q1 upon R31. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, n पॉइंट चार्ज है, तब कैसे लिखोगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ ऑल पेयर्स Qi Qj अपॉन Rij. इसी को कह सकते हैं हाफ ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, j इक्वल टू 1 से लेकर n तक, Qi Qj Rij I नॉट इक्वल टू 0 बाय 2, मतलब हाफ हो जाता है, क्योंकि एक बार 1 2 निकालेगी, दूसरी बार 2 1 निकालेगी, दोनों तो एक ही बात हो गई ना, इसलिए हाफ कर देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था? माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. अगर इनिशियली डाइपोल अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, then you can say U is equal to minus PE cos theta minus vector of P dot vector of E. When theta is equal to 0, U is equal to minus P, the potential energy of the dipole is minimum.
द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा 90 डिग्री है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई cos 90, एंड यू नो दिस वैल्यू इज 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री u इज इक्वल टू प्लस पीई, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और -1 प्लस हो गया तो माइनस पीई, और माइनस तो प्लस पीई। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मैक्सिमम, द डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या बताया था कि किसी यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। Phi is equal to, you know, close integral of vector of E dot vector of ds, E ds cos theta. Theta is equal to angle between the direction of E and normal to the area. So you can say that phi is equal to vector of E dot vector of ds या vector of E dot delta as भी बोल सकती हो. What is the SI unit of flux? Voltmeter. देखो volt into meter become voltmeter और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. एकदम याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, वोल्ट मीटर. यस और नो? यस सर. व्हाट इज द गॉस थ्योरम? किसी यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकता है, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं. यस और नो? यस सर. तो ये जो फ्लक्स कहीं एरिया से अगर निकालना है तो कैसे निकालोगी? तो कहता है टोटल चार्ज इनसाइड में कितना है उस एरिया में, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा. तो फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यू नो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ ई डॉट ds. यस और नो? यस सर. फाई इज इक्वल टू सरफेस क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ व्हाट इज कैपेसिटी एंड कंडेंसर्स? जब चार्ज को कोई बॉडी कितना स्टोर अपने अंदर करके रखता है उसको कैपेसिटर कहते हैं, और उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में कंडेंसर भी कहा जाता है. यू नो कैपेसिटेंस इज सी. किसी भी बॉडी में चार्ज कितना स्टोर होगा तो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा. जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगी तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CV. तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई V. यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस. Q is the charge, V is the potential. So you know capacitance is equal to charge upon potential. Capacity of a sphere of radius r in a homogeneous medium in SI, C is equal to 4 pi epsilon naught epsilon r into r. अगर एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एयर में निकाल रहे हैं, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था कि अगर एक स्फीयर है, ठीक है, तो उसमें कितना कैपेसिटी स्टोर करने की पावर होगी, तो यू नो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r इज द रेडियस. अगर अर्थ एक स्फीयर है और अर्थ का रेडियस यहां पुट कर देंगे, तब कैपेसिटी कितना आएगा, तो 711 माइक्रोफेराड. यस और नो? यस सर. अर्थ की मिनिमम कैपेसिटी कितनी होती है, मिनिमम क्या मैक्सिमम कैपेसिटी भी कितनी होती है, 711 माइक्रोफेराड. ये बहुत कम होता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा अमाउंट रखता है. इन मीडियम CM इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r. इसी को CM अपॉन C नॉट इज इक्वल टू, यू कैन से दैट एप्सिलॉन r. इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी कहते हैं, इसलिए इसको C इक्वल टू CM बाय CA भी लिख सकते हो, मतलब कैपेसिटीज इन एयर. अगर किसी कैपेसिटर में चार्ज को अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यू नो W इज इक्वल टू कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ QV इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C जूल. ये सब सारा प्रूफ भी कराया था मैंने, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बातें नहीं मानते हैं. व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, माना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. और एनर्जी डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से. एंड यू नो स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर. कहीं टफ लग रहा है बताइए? नो सर. आपको ब्रश अप कर रहा हूं, अभी तक जितना पढ़िए उसको ब्रश अप कर लो बेटा.
इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स, अगर दो कंडक्टर आपके पास है, ये कंडक्टर ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों को अगर आपने एक वायर से टच कर दिया तो इसका कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, मतलब Q1 Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यस और नो? Yes, sir. इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा W इज इक्वल टू, ठीक है, इसका एक डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, उसका रिजल्ट क्या आ रहा था? हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. फॉर नो एनर्जी लॉस, अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो V1 और V2 दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब पोटेंशियल सेम होगी. डेल्टा W इज ऑलवेज पॉजिटिव. पैरेलल प्लेट कंडेंसर, मैंने बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडेंसर अकॉर्डिंग टू द शेप. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, spherical capacitor as well as cylindrical capacitor. Parallel plate capacitor with simple dielectrics, you know, C is equal to epsilon naught into epsilon R into A upon D. अगर इसमें मीडियम है तब, और उस मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है तब, इसी को C is equal to epsilon A upon D लिख सकती हो. अगर आपके पास कंडेंसर है, ठीक है, तो दो प्लेट होते हैं, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E इंटू डी, तो यू नो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन. इसमें कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? Q इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया. तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, A इंटू सिग्मा इज इक्वल टू CV. Work done is equal to half CV square is equal to half QV is equal to Q square upon 2C joule, where A is the area of each of the plate and D is the distance between the plates. If you have parallel plate capacitor with compound dielectric, मतलब बहुत सारे डायलैक्ट्रिक्स हैं, ये एक डायलैक्ट्रिक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरह से, तब कैपेसिटी कितनी होगी? ठीक है, यू नो C इज इक्वल टू, अगर बहुत सारा डायलैक्ट्रिक है तब, या दो डायलैक्ट्रिक है तब, ठीक है, सारे डायलैक्ट्रिक को एक साथ ऐड कर लीजिए और उसकी थिकनेस लेट कर लो कि T है, और टोटल का डिस्टेंस क्या होता है? D. तो रेस्ट कितना बचा? D माइनस T. तो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, C इज इक्वल टू A अपॉन D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R. इसी को याद रखने का तरीका A अपॉन समेशन ऑफ D अपॉन एप्सिलॉन. यस और नो? Yes, sir. कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K. कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, अपॉन D माइनस T. इसको सिंपल सा याद ऐसे रखना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T. इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, C नॉट इंटू D माइनस D अपॉन D माइनस T. लिख लीजिए इसको कॉपी में. स्फेरिकल कंडेंसर अगर है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1. क्लियर है? Yes, sir. सिलेंड्रिकल कंडेंसर इन SI, अगर सिलेंड्रिकल कंडेंसर है तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी? 2 पाई एप्सिलॉन L अपॉन लॉग, ये नेचुरल लॉग है इसलिए बेस इसकी E है, R2 अपॉन R1. कैपेसिटी ऑफ लिड एंड जार्स, you know, C is equal to 4 pi epsilon R square plus 2RH upon 4D, where R is the radius of jar, H equal to height of plate, D is equal to thickness of glass. If there are multiple of capacitor present in series, then you should say 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus dot dot dot. In parallel, C is equal to, you know, C1 plus C2 plus C3 dot dot dot. Clear है? Yes, sir. Now,
लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे, लिख लीजिए टॉपिक का नाम। अब इसमें हम लोग डिटेल करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एरिया वेक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, ठीक है। You know, electric flux is a measure of the flow of electric field through a surface. It is the total number of field lines passes through the area. You know, phi is equal to closed integral of vector of E dot ds, which is equal to E ds cos theta is equal to Q upon epsilon naught. ये आपके पास एरिया वेक्टर है, इसमें नॉर्मल इस साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो कितने पास कर रहे हैं, यहाँ पे 1 और ये 1 2 पास कर रहे हैं, ये दोनों बाहर है, उसको नहीं काउंट करेंगे, 2 पास करेंगे, इसलिए इसकी फ्लक्स 2 हो गई। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इसके अंदर पता करो कि कितना है, कितना एंटर कर रहा है, और कितना इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। यू नो, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। What is the Gauss theorem? The total electric flux through the any closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. अगर यहाँ पे Q चार्ज आपके पास है Q1, ये आपके पास Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ये Q2 माइनस है सपोज करो, और आपके पास ये एक एरिया वेक्टर है, और अब आपको पूछा जा रहा है कि टोटल फ्लक्स बताइए क्या होगा। तो क्या लिखोगी? फाई इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम कहोगे सर Q3 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बाहर है। तो यू नो, कोई भी अगर मान लो तुम कहोगे सर अगर इस तरह से चार्ज होता तो इस पार्ट में जितना है उसको कैलकुलेट कर लेते और वही यहाँ पे पुट करते, बाहर जो है उससे नहीं मतलब हमें। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ ई डॉट ds is equal to E ds cos theta is equal to Q enclosed upon epsilon naught. Q enclosed का मतलब होता है algebraic sum of all charges inside the closed surface. Yes or no? मतलब साइन, मतलब चार्ज के साइन का भी ध्यान रखना है। What is electric potential? मैंने एक स्टोरी भी सुनाया था, लोकल शकीरा और स्पेन की शकीरा, ठीक है। तो अभी तो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हो विदाउट एक्सीलरेशन, तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एनी एक्सीलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यू नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्टेट फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर तुम ऐसे ऐसे ला रही हो उससे नहीं मतलब, वो सीधा यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट ले लेगा बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यू नो, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर यहाँ पे Q चार्ज आपने रखा है, अगर मुझे इस पॉइंट P पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा? V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। क्लियर है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज, अगर बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है, तब टोटल पोटेंशियल क्या होगा? तो V इक्वल टू यू नो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यू कैन से दैट V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R1 प्लस सिमिलरली Q2 अपॉन R2, इसको कॉमन ले लिया मैंने, Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी को कैसे लिख सकते हो? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI अपॉन RI फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू N। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर ये आपके पास डायपोल है, ठीक है, अगर आपको किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है, मतलब यहाँ यहाँ कोई भी रैंडम पॉइंट है, तब क्या करोगी? फॉर्मूला V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ऑफ P डॉट वेक्टर ऑफ R अपॉन R क्यूब इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ऑन द डायपोल एक्सिस। मतलब उसी एक्सिस पर अगर मुझे निकालना है तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू 1, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir.
अगर इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकाल रही हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then you know V equal to P cos 90, that is the 0, so electric potential is equal to 0 here. Potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरह के शेप है उस पर अगर मैं निकालना चाहता हूं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, अगर ये वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और इस पे प्लस 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 चार्ज इस तरह से है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे r डिस्टेंस पर इस पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो डेरिवेशन किया भी था आपने, मैं यहाँ उसका रिजल्ट लिख रहा हूँ सिर्फ। V इज इक्वल टू, लिख लो कॉपी में, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू लॉग r प्लस c, ठीक है। ये लॉग नेचुरल लॉग है इसलिए इसका बेस e है। जब कुछ लिखा ना रहे तो बाय डिफॉल्ट बेस को e ही मानना, लेट कर लेना कि बेस e की ही बात कर रहा है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं वंस मोर, अगर आपके पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और मुझे इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू लॉग r प्लस c। यू नो फॉर अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, अगर एक शेल है या एक स्फीयर है जो चार्ज्ड है जिस पर टोटल चार्ज Q है, रेडियस कैपिटल R है, और मुझे यहां पर इस पॉइंट पर स्मॉल r पर निकालना है। ऐसा भी हो सकता है ये स्मॉल r बाहर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तीन कंडीशन, अगर बाहर है, अगर मुझे आउटसाइड में निकालना है, व्हेन r इज सो ग्रेटर देन r, देन यू नो you can say that V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r, yes or no? Yes, sir. When r equal to r, मतलब सरफेस पे निकाल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे हम लोग निकाल रहे हैं, you should say V equal to Q upon 4 pi epsilon naught capital R। अंदर में निकाल रहे हैं तो V equal to Q upon 4 pi epsilon naught capital R। तो तुम क्या देख रही हो कि कहीं भी जीरो नहीं है ऑलरेडी। अगर बाहर की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहा है स्मॉल r पर, मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सरफेस पर जो है वो मैक्सिमम है, और इनर में देखिए ये रेडियस पे डिपेंड करता है, मतलब कहने का मतलब कांस्टेंट है। तो यू नो r इज लेस देन r के लिए कांस्टेंट हो गया, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, और जब सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यस और नो? Yes, sir. For a charged non-conducting dielectric sphere of radius r, the charge Q is uniformly distributed over the entire volume. Then you know V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r for r is greater than r. सरफेस पे V equal to Q upon 4 pi epsilon naught r for r equal to r, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है। और V equal to r is less than r के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए, Q upon 4 pi epsilon naught 3 into capital R square minus small r square upon 2r cube। मैंने जो कराया था उसमें क्या क्या था, r क्यूब 2r क्यूब को सेपरेट कर दिया था, बात तो सेम ही है, ठीक है। एंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर r इक्वल टू 0, ठीक है। V इक्वल टू 3q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब 3/2 ऑफ Vs, एक न्यूमेरिकल में इसको यूज किया था मैंने। तो कहने का मतलब क्या है, अगर r लेस देन r है तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, धीरे 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 करके r इक्वल टू r पर ये मॉडरेट आ जाएगा, और फिर r इज ग्रेटर देन r पे डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यही कहने का मतलब है। अब तुम कंपेयर कर लो, ये किसके लिए है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है पोटेंशियल का ग्राफ, ये किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग के लिए है। कंडक्टिंग में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मैक्सिमम होता है, फिर डाउन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले से ही डाउन होते रहता है, एक जगह पे सरफेस पे मॉडरेट हो जाता है, फिर डाउन होता चला जाता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यू नो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q पॉजिटिव चार्ज। देखो जब तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाती हो तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हो तो जितना वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। चारों का डेफिनेशन बता दिया मैंने। Yes, sir. यूनिट चार्ज को लाएगी तो पोटेंशियल, क्यू चार्ज को लाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. So you know the amount of work done in bringing Q positive charge without any acceleration from infinity to that point in field is called electric potential energy. अगर 2 पॉइंट चार्ज है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Yes or no? Yes, sir. और सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर बहुत सारा चार्ज है तब क्या होगा? U is equal to half of summation of Qi Qj upon 4 pi epsilon naught Rij. I is not equal to j. Yes or no? Half is used as the each term in the summation will appear twice. अगर 1 को 2 से 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 2 बार जुड़ गया ना, तो इसलिए हाफ कर दिया, मैंने एक बार ही लेना है। नाउ रिलेशन बिटवीन E एंड V आपको बताया था मैंने, वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, यू नो वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू माइनस dv by dr. यस और नो? Yes, sir. तो dv इज इक्वल टू, यू कैन से दैट माइनस वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr। टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक? 0 से लेकर V तक, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर R तक। तो यू नो Vp इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr वोल्ट। मैंने ये भी बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं? dV by dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यस और नो? Yes, sir. Work done against the field to take a unit positive charge from infinity to that given point is called electric potential with respect to the electric field. What are the equipotential surfaces? एक ऐसा surfaces जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। सपोज करो ये एक सरफेस ले लो, अगर तुम यहां कहीं भी तुम चार्ज को ले जाओगी इस सरफेस पे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस देखो हमेशा इक्वल है, r इक्वल है। यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? द सरफेसेस वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज 0। ठीक है, तो ये सरफेस कैसा सरफेस है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाओगी तो तुम्हें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में क्या होता है? वेक्टर ऑफ ई और वेक्टर ऑफ dl ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका लेंथ ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। मैं करके भी दिखा देता हूं। यू नो वर्क डन W इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dl। आपने कहा कि कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल 0 है, तो E dl cos theta is equal to 0, then obviously you can say cos theta equal to 0, theta is equal to 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला जो डिस्टेंस होता है टेंजेंट, दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर तुम ये कहोगी कि सर क्या ये सरफेस और ये सरफेस ये दोनों क्या इक्विपोटेंशियल है क्या? आंसर है नहीं। हाँ, ये सेपरेटली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर डिस्टेंस r1 है तो यहाँ पे डिस्टेंस r2 हो गया ना, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. तो इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ क्या बोलते हैं पता है कि सर कोई भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है ना वो सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अरे ऐसा नहीं है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो सिंगल सर्कल है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
क्योंकि उसका डिस्टेंस देखो, अगर चार्ज तुम Q यहाँ पे रखोगी, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए, V1 और V2 आपस में इक्वल होना चाहिए। तो कहाँ इक्वल हो रहा है? यहाँ पे देखो Q/4πε0r1 हो रहा है, यहाँ पे Q/4πε0r2 हो रहा है, एंड यू नो R1 and R2 both are not equal. Then how can you say that the both surfaces has equipotential surfaces? समझ रहे हैं मेरी बात है? Yes, sir. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी प्लेनर, ये एक प्लेनर हो सकता है, ऐसे ऐसे प्लेन बना के हो सकते हैं, लेकिन ये प्लेन जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्लेन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकता है, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी पॉइंट साइज। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिंगल वैल्यूड, अभी मैंने बताया अभी था, इसकी पोटेंशियल फिक्स्ड होगी। मान लो इसका 3 वोल्ट पोटेंशियल है तो फिक्स्ड है, इसका अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल है तो ये फिक्स्ड है, इसका अगर 7 वोल्ट है तो फिक्स्ड है। ये तीनों में कोई आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है ये। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पास सिंगल वैल्यू होती है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर, एंड यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, क्योंकि हम लोग प्रूफ नहीं होने के बाद भी, मतलब कोई हम लोग विदाउट प्रूफ बाबूजी को भी बाबूजी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं। वर्क डन टू मूव अ पॉइंट, ऐसे घर कोई किसी को घर में बोलने मत बोल देना, पता चला तुमने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि बाबूजी को बाबूजी मत बोलना, तो बाबूजी का चप्पल पहले आएगा, पहले बोलेंगे अच्छा जी पहले तुमको डीएनए टेस्ट तो बाद में कराएंगे, पहले चप्पल से पीट लेता हूं मैं तुम्हें। लेकिन साइंस वाले हैं, हम लोग प्रूफ की बात करते हैं, ये कहने का लॉजिक यही है। वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज q बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज 0, क्योंकि यहां से यहां तक आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर दो सरफेस है जो इक्विपोटेंशियल है तो यहां से यहां तक आने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। You know the surface of a conductor in equilibrium is an equipotential surface. Obviously मैंने बताया ही, यही सब तो होगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर किसको कहते हैं, बचपन से पढ़ती आ रही हो। ये जो है कॉपर है तो कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, आयरन है। ये ऐसा सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करता है या कैरी करता है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। What is insulator? The insulators are the material which cannot conduct electricity. They are poor conductor of electricity. Example, glass, rubber, ठीक है, प्लास्टिक, ये माइका है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये ब्लैक कलर का क्या आपने बनाया है, माइका बनाया मैंने। ये क्या है, ये वुड है। ये सब सारे क्या हैं बेटा, इंसुलेटर्स हैं। और आपको पता है इंसुलेटर्स को ही डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये टॉपिक इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जाता है एक वर्ड, इस वर्ड को समझाने के लिए इसको डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, बचपन से हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि इंसुलेटर इंसुलेटर होता है, ठीक है। बचपन से हम लोग जानते हैं बदमाश बच्चे होते हैं, लेकिन बड़े होकर हम लोग जानते नहीं बदमाश बच्चे का क्वालिटी अलग अलग होता है। कोई 1 डिग्री बदमाश होता है, कोई 2 डिग्री होता है, कोई तो सुपर होते हैं। उसी तरह डाइइलेक्ट्रिक्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देगा, वो अलग अलग तरह के होते हैं। कोई क्या होता है, कंडक्ट थोड़ा सा होने देने का गुंजाइश रहता है, चांस रहती है। दूसरा जो है थोड़ा ज्यादा पास होने के, मतलब उससे पहले वाले से ज्यादा पास होने देता है, लेकिन कंडक्टर से ज्यादा नहीं पास होने देता है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर रबड़ का टुकड़ा है, रबड़ के टुकड़ा पे तुम पानी भी डाल दो साइड में और इस साइड में टच करोगे तो तुम्हें नहीं इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन अगर लकड़ी में तुम अगर पानी डाल दोगे एक साइड में तो वो लकड़ी धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब करके दूसरे साइड में भी वाटर को लेते आएगा, अब तुमको शॉक लग सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, डाइइलेक्ट्रिसिटी भी अलग अलग होती है, डाइइलेक्ट्रिक पावर अलग अलग होती है। कौन कितना इंसुलेटर होगा वो कैसे पता चलता है, इसकी वैल्यू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से पता चलता है। क्लियर है? Yes, sir. Dielectrics and polarization. Dielectrics are insulating material which transmit electric effect without actual conducting electricity. Example, mica, glass, water, these are the examples. Yes or no? Yes, sir.
एंड यू नो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक को, मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक गेन्स अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझना मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर से अप्लाई कर दिया है, तो इस इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यस और नो? यहाँ पे इंडक्शन Yes, sir. के कारण नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये दोनों देखो आपस में पेयर बना रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. ऑब्वियसली देख रही हो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बना रहे हैं? डाइपोल बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं ना, डाइपोल बना रहे हैं। तो डाइपोल जब बना रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो होगी, ठीक है? तो किसी भी इंसुलेटर में करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वहां पे बहुत सारे डाइपोल डेवलप हो जाते हैं, और इंसुलेटर का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होता है, और डिपेंड करता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कि कितना डाइपोल मोमेंट होगा। So you know when a dielectric is placed in an external electric field, so the molecules of dielectric gain a permanent electric dipole moment, and this process is called polarization. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? बहुत बार पढ़ी हो, फिर से रिपीट कर देता हूं वंस मोर। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज स्टोर होगा तो किस पे डिपेंड करता है? तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है जी। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट सी डालना पड़ेगा, सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, सो यू नो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यस और नो? Yes, sir. तो अगर कोई पूछे कैपेसिटेंस क्या है तो तुम बोलोगे कैपेसिटेंस चार्ज है जब पोटेंशियल 1 होता है, काम खत्म। वी की जगह में 1 डाल दो ना, सी इक्वल टू क्यू हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. when v is equal to 1, c is equal to q, तो वही लैंग्वेज में मैंने लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज needed in order to raise the potential of the conductor by unity sharing of charges। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने कैपेसिटर देखा है या नहीं देखा है? बोलो, Yes, sir. कैपेसिटर तुमने देखा है या नहीं अपनी आंखों से, खुली आंखों से? No, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपको नजर आ रही है? Yes, sir. ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जो आपके फैन में लगता है। कभी फैन की स्पीड कम हो जाती होगी तो यही बोलते होंगे कि इस कैपेसिटर को बदल दो जी, ठीक है? अब इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूं तुम्हें, रुक जाना। इसको मैं पहले क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट में डालता हूं, और देखना, देखिए, चलो फिर से दिखाता हूं मैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट में मैं डाल रहा हूं और सामने लाके देखना, Yes, sir. स्पार्क हुआ। Yes, sir. एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज शेयर हुआ, इसका अलग चार्ज, इसका अलग चार्ज, जब दोनों को टच कर दिया तो चार्ज शेयर हो गई। अभी तो ये एक कैपेसिटर है, अगर आपके पास दूसरा कैपेसिटर होता, उसको भी चार्ज करती है और दोनों को टच कर देती है ना, तो क्या होता पता है? दोनों में स्पार्क होता और तब तक चार्ज फ्लो करते रहता जब तक कि दोनों का एक कॉमन चार्ज नहीं, कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। समझ में आई बात है? अगर मान लो इसकी Yes, sir. पोटेंशियल अभी V1 है, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है, 2.5 माइक्रोफेराड लिखा हुआ है। अगर दूसरे का लिया 3.5 माइक्रोफेराड, दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया चार्ज करके, और इसकी कैपेसिटी मैंने कहा C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, और दोनों को जब ज्वाइन कर दोगी तब कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लिख लीजिए कि टोटल चार्ज कितना दोनों स्टोर करता है, तो Q1 प्लस Q2, टोटल पोटेंशियल कितना है, मतलब कैपेसिटी कितना है, C1 प्लस C2, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यस और नो? Yes, sir. अभी आपने देखा कि एक कैपेसिटर को मैंने टच किया था, सपोज करो ये कैपेसिटर होता, दूसरा होता, दोनों को जब टच करती ना तो क्या होता, स्पार्क करता दोनों। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल अलग है, उसकी पोटेंशियल अलग है, दोनों एक पोटेंशियल को मेंटेन करना चाहते हैं, कॉमन पोटेंशियल लाना चाहते हैं।
तो ड्यूरिंग द सर तो शेयरिंग, अगर कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा तो स्पार्किंग करना बंद हो जाएगा स्पार्किंग फिर? पोटेंशियल फिर नहीं होगा, स्पार्किंग नहीं होगा। क्योंकि देखो स्पार्क इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो एक का पोटेंशियल हाई है, दूसरे का पोटेंशियल लो है, तो हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करने लगते हैं। तो ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज देयर इज सम लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी व्हिच इज टर्न रीअपियर एज द हीट और लाइट। The loss of electrostatic energy delta U is equal to Ui minus Uf, which is equal to delta W is equal to half into C1 C2 upon C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square. Clear है? Yes sir. When charges are shared between any two bodies, their potential become equal. The charges acquired are in the ratio of their capacitance. अगर Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा वही रेशियो C1 और C2 का होगा रिस्पेक्टिवली। क्योंकि मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो Q1 अपॉन Q2 इज सेम एज द C1 अपॉन C2। व्हाट इज कैपेसिटर? ये एक्चुअल में कैपेसिटेंस नहीं है, ये कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी होती है, ये कैपेसिटर है। इसी का दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है, ये कंडेंसर है एक्चुअल में। तो व्हाट इज द कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, it consists of the conductors of any shape and any size carrying charge of equal magnitude and opposite sign and separated by an insulating medium। अगर ये आपके पास एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच में इंसुलेटर डाल दो, ये कैपेसिटर बन गया। अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, ये प्लस 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 यहाँ पे आपने दिया है, तो यहाँ क्या होगा? माइनस 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 से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस को अर्थिंग कर दिया मैंने, तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस बचा, यहाँ प्लस बचा। तो ये इसमें इसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में चार्ज स्टोर रहता है। यस और नो? यस सर। फिर से रिपीट करता हूं वंस मोर। यू नो, कैपेसिटर और कंडेंसर इज अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, which store the electric charge in the form of electric field. Yes or no? Conductors of any shape, any size, carrying charge of equal magnitude and opposite sign and separated by an insulating medium. Clear है? Yes sir. You know, अगर आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू शेप देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Second one is called spherical capacitor. Third one is cylindrical capacitor. ये जो है cylindrical capacitor है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हुआ, स्फेरिकल ये हुआ और cylindrical ये हुआ। ये हुआ। Now combination of capacitors, grouping of capacitance इसको कहते हैं। There are 2 types of grouping of capacitor. First one is called series grouping, second one is called parallel grouping. Clear है? Yes sir. In series grouping, the total potential is the sum of individual potential. V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus ... अगर आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का रेशियो होगा V1:V2:V3 क्या होगा? 1/C1:1/C2 is equal to 1/C3। कहने का मतलब सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। So in series grouping 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। क्योंकि सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं, पोटेंशियल वेरिएबल होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। तो V equal to V1 plus V2 plus V3। तो देखो 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/Cn। इसी को क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ 1/Ci, i equal to 1 से लेकर i equal to n तक। यस और नो? Yes sir. Next one is called parallel grouping. In a parallel arrangements, there are 3 capacitors which are joined with the single point.
In this condition, C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot dot dot. इसी को समेशन ऑफ CI लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 से लेकर I इक्वल टू N तक। हमेशा याद रखना है कि पैरेलल में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पोटेंशियल सेम होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो तुम कहोगे सर अब चार्ज का रेशियो तब यहाँ क्या होगा, Q1 is to Q2 is to Q3 dot 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 is equal to C1 is to C2 is to C3. So total capacitance C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot dot dot. Clear है? Yes sir. Now capacitance of a parallel plate capacitor. अगर ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने दो प्लेट है जो पैरेलल है और इसके बीच में यहाँ पे इंसुलेटर हमने इस तरह से रख दिया है। ठीक है, जब चार्ज तुम करोगे यहाँ पे तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसके अपोजिट साइड में प्लस होगा जिसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने नहीं रखा, अगर ये नहीं रखा होता तब क्या होता, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दो प्लेट की तरह बिहेव करता, और सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, देन Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसकी पोटेंशियल क्या होगी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटू डी है तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, where D is the separation between the two plates, and capacitance C is equal to Q upon V, epsilon naught A upon D. Yes or no? Yes sir. Capacitor with dielectric medium between the plates. ठीक है, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में इंसर्ट कर दिया, देखिए ये सपोज कीजिए आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में आपने क्या डाल दिया मैडम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। ठीक है, कहता है अब बताओ उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी भाई, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि एक्चुअल में पहले कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिक आपने नहीं डाला था उस समय में एप्सिलॉन नॉट A बाय D था। अगर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। If a dielectric slab or sheet of thickness T is introduced between the plates of the capacitor, ठीक है, तब क्या होगा, then derive कराया ही था मैंने, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। एकदम याद रख लीजिएगा ये सब, ये कब होगा, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों के बीच फोर्स कितना काम करेगा, तो F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डराइव भी किया था, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C इंटू V स्क्वायर अपॉन 2D। The energy density between the plates of a capacitor, U is equal to half into epsilon naught into E square, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। डराइव करेंगे तो क्या आएगा, U इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, अगर कोई कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ QV इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2 से जूल। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था पहले एनर्जी U1 निकाल लीजिए, बाद में U2 निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा U2 माइनस U1, which is called delta W is equal to half into C1 C2 upon C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square. Yes or no? Yes sir. So now अब ये लेक्चर हमारा फिनिश हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, आप लोगों के लिए मैंने बताया था, इसको कहते हैं APF, अमरेश प्रेप फॉर्मूला। ये एक तरह से आपका पर्सनल प्रिपरेशन इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है।
मेरे जो HPS या क्वेश्चन शीट या ऑब्जेक्टिव जो भी आपके पास आते हैं या क्वेश्चन बैंक जो भी आता है, उसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में उसको X लेट कर लीजिए, जितना क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करती हो उसको Y लेट कर लो, जितना तुम्हारा सही आ रहा है विदाउट रेफरिंग द एक्सप्लेनेशन उसको Z लेट कर लो, Z अपॉन Y इंटू 100 कर दीजिए, इसको एक्यूरेसी लेवल कहते हैं। Z अपॉन X इंटू 100 कर लीजिए, उसको प्रेप लेवल कहते हैं। ठीक है, अगर ये एक्यूरेसी लेवल 85% या उससे थोड़ा ज्यादा है तो समझो तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल मस्त है, और अगर तुम्हारा प्रेप लेवल 75 से ग्रेटर है या उससे उसके बराबर भी अप्रोक्सीमेटली है तो समझो तुम्हारा प्रेप लेवल मस्त है, मतलब तुम सही भी हो और तुम्हारा प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, जिससे कि तुम्हारा गुड रैंक आ सकता है नीट में। क्लियर है? सो नाउ sir. दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे द्वारा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, वो सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में करने वाले हैं। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।